ट्रंप और ट्रंप की धमकी अब नेक्स्ट लेवल तक जाने लगी हैं। कभी चीन को हड़काते हैं तो कभी रूस को। लेकिन अब ट्रंप ने एक ऐसा बयान दिया है जिसे सुनकर दुनिया हैरान हो जाएगी। तो क्या है ये बयान और क्या है इसके पीछे के मायने, जानेंगे इस वीडियो में। वहीं दूसरी तरफ बिहार के चुनावी रण में जेन जी ही नहीं बल्कि कई बुजुर्ग भी मैदान में हैं। तो किसकी चलेगी किस्मत, डिजिटल युग के जेनजीज की या फिर अनुभवी महारथियों की, जानेंगे इसे भी। इसके अलावा दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर क्या है विवाद और क्या कहा है प्रियंका गांधी वाड्रा ने, एक नजर इस पर भी। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं निवेदिता। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि पाकिस्तान, रूस और चाइना गुप्त रूप से परमाणु परीक्षण कर रहे हैं और इसीलिए अमेरिका को भी फिर से न्यूक्लियर टेस्टिंग शुरू करना चाहिए। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है, ट्रंप ने क्या कहा है और इसका भारत, पाकिस्तान और दुनिया पर क्या असर पड़ सकता है। ट्रंप ने सीबीएस न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में चौंकाने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा कि नॉर्थ कोरिया ही नहीं बल्कि रूस, पाकिस्तान और चाइना भी परमाणु परीक्षण कर रहे हैं, बस दुनिया को ही पता नहीं चल पाता। ट्रंप के अनुसार अमेरिका को फिर से परमाणु परीक्षण शुरू करने होंगे क्योंकि रूस और चाइना लगातार टेस्ट कर रहे हैं, हमें पीछे नहीं रहना चाहिए। इतना ही नहीं, ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका के पास दुनिया को 150 बार नष्ट करने की क्षमता है। तो उन्होंने पहले ही पेंटागन को फौरन परमाणु परीक्षण शुरू करने के आदेश दे दिए। इंटरव्यू के दौरान ट्रंप ने एक बार फिर अपने पुराने दावे को दोहराया। उन्होंने कहा कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच संभावित परमाणु युद्ध को रोका था। ट्रंप के अनुसार भारत और पाकिस्तान परमाणु युद्ध की कगार पर थे। अगर मैंने बीच में दखल नहीं दिया होता तो लाखों लोग मारे जाते। आपको बता दें कि ट्रंप का ये दावा 70 से ज्यादा बार वे कर चुके हैं और उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने दोनों देशों पर 250% टैरिफ लगाने की धमकी दी थी, जिसके बाद दोनों देशों ने बात की और सीज फायर माना। अब बात करते हैं चाइना की। ट्रंप ने चीन को साफ चेतावनी दी है कि अगर उसने ताइवान पर हमला किया तो गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। अगर ताइवान पर हमला हुआ तो शी जिनपिंग जानते हैं कि इसका जवाब क्या होगा। अब ट्रंप का दावा है कि उनके कार्यकाल में चीन ने ताइवान पर कोई सैन्य कदम नहीं उठाया क्योंकि उसे अमेरिका की कड़ी प्रतिक्रिया का डर था। साथ ही इंटरव्यू में ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की जमकर तारीफ भी की। जब उनसे पूछा गया कि कौन ज्यादा कठिन नेता है तो ट्रंप ने कहा कि दोनों स्मार्ट हैं, दोनों मजबूत हैं, इन नेताओं के साथ खेला नहीं जा सकता। अमेरिका में दोबारा न्यूक्लियर टेस्टिंग को लेकर वैज्ञानिकों की राय बिल्कुल अलग है। साल 2017 में एक रिसर्च आई थी जिसमें दावा किया गया कि अमेरिका में किए गए पुराने परमाणु परीक्षणों के रेडिएशन से करीब 6.9 लाख लोग मारे गए थे या गंभीर बीमार हुए। यानी न्यूक्लियर टेस्ट सिर्फ हथियारों की रेस नहीं बल्कि मानव जीवन के लिए भी खतरा है। अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका तुरंत परमाणु परीक्षण कर सकता है? अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रपति आदेश भी दें तब भी टेस्टिंग शुरू होने में 24 से 36 महीने लगेंगे। ट्रंप का कहना है कि हमारी टेस्टिंग साइट्स तैयार हैं, घोषणा जल्द होगी। इसके अलावा उनका दावा है कि वे परमाणु निरस्त्रीकरण चाहते हैं और रूस से बातचीत चल रही है। अगर डील होती है तो चीन को भी इसमें शामिल करना होगा। तो अब ट्रंप के इन बयानों ने एक बार फिर दुनिया में परमाणु तनाव बढ़ा दिया है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या अमेरिका, रूस, चाइना और पाकिस्तान एक नई न्यूक्लियर रेस की ओर बढ़ रहे हैं और इसका असर भारत की सुरक्षा पर क्या होगा? बिहार विधानसभा चुनाव में एक बार फिर एक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। एक तरफ अनुभव की राजनीति और दूसरी तरफ जेन जी यानी युवा पीढ़ी की एंट्री। जी हाँ, प्रमुख राजनीतिक दलों ने बुजुर्ग और अनुभवी नेताओं पर भरोसा तो किया ही है, लेकिन साथ ही जेन जी के युवाओं को भी चुनावी रण में उतारा है। कौन भारी पड़ेगा, युवा जोश या बुजुर्गों का अनुभव? आज इसी पर बात करेंगे। दरअसल पहले चरण में बिहार के 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग होनी है। जेडीयू, आरजेडी और सीपीआई जैसे बड़े दलों के अनुभव को ज्यादा महत्व दिया है। इस चरण में 10 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनकी उम्र 71 वर्ष से अधिक है और इनमें से 4 उम्मीदवार 75 प्लस की उम्र में चुनाव लड़ रहे हैं।
सबसे बुजुर्ग उम्मीदवार की उम्र है 78 साल। हरिनारायण सिंह 78 साल जेडीयू नालंदा के हरनौत से मैदान में हैं। ये उनका 13वां चुनाव है और अब तक 8 बार जीत भी चुके हैं। इस बार उनकी नज़र रिकॉर्ड 9वीं जीत पर है। अवध बिहारी सिंह 78 साल के आरजेडी की तरफ से सीवान सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके अलावा बेलदौर में जेडीयू के पन्ना लाल पटेल 76 वर्ष के हैं और तेघड़ा से सीपीआई के राम रतन सिंह भी चुनाव मैदान में हैं। अब अगर 70 प्लस उम्र के उम्मीदवारों की बात करें तो कई दिग्गज मैदान में हैं, जिनमें आलमनगर से जेडीयू के नरेंद्र नारायण यादव जो 74 साल के हैं और 7 बार विधायक रह चुके हैं। हिलसा से जेडीयू के कृष्ण मुरारी शरण, वो भी 74 वर्ष के हैं। बढ़ारा से बीजेपी के राघवेंद्र प्रताप, जिनकी उम्र 72 वर्ष है। महिषी से जेडीयू के गुंजेश्वर साह, ये भी 72 वर्ष के हैं। फुलवारी से जेडीयू के श्याम रजक, जो खुद 70 साल से 1 साल ज़्यादा यानी 71 वर्ष के हैं। और बछवाड़ा से सीपीआई के अवधेश कुमार राय, जिनकी उम्र भी 71 वर्ष है। यानी ये चुनाव बुजुर्ग और अनुभवी नेताओं की मजबूती का भी इम्तिहान है। वहीं दूसरी ओर दलों ने जेनजी यानी 1997 से 2012 में जन्मे युवाओं पर भी बड़ा दांव लगाया है और इनमें सबसे चर्चित चेहरा है मैथिली ठाकुर का, जो 25 वर्ष की हैं। बीजेपी ने उन्हें अलीनगर से टिकट दिया है। हालांकि मैथिली 3 महीने पहले ही बीजेपी में शामिल हुई और तुरंत चुनाव मैदान में उतर गई। इसके अलावा विभूति नगर समस्तीपुर से रवीना कुशवाहा, जो 27 वर्ष की हैं और जेडीयू के पोस्टर तले दावेदारी ठोक रही हैं। लालगंज वैशाली से शिवानी शुक्ला, जो 28 वर्ष की हैं, जो बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी हैं। तो कुल मिलाकर 30 साल से कम उम्र के 10 उम्मीदवार मैदान में हैं। एनडीए प्रत्याशियों की एवरेज उम्र अगर लगाएं तो 52 वर्ष आती है और महागठबंधन की औसत उम्र 50 साल। अब 65 प्लस की अगर उम्मीदवारों की बात करें तो जेडीयू में 11, आरजेडी में 5, बीजेपी में 4, सीपीआई में 3 और कांग्रेस में 1 है। तो पहले चरण में मतदान 6 नवंबर को होगा और बाकी 122 सीटों पर 11 नवंबर को। अब देखना यह है कि बिहार की जनता किसे प्राथमिकता देती है, अनुभव वाले 70 प्लस नेता को या डिजिटल युग की जेन जेड पीढ़ी। दिल्ली एनसीआर की हवा हर साल की तरह इस बार भी बेहद खराब, इससे गंभीर श्रेणी तक पहुंच चुकी है। और इसी बीच कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रदूषण को लेकर बड़ा बयान दिया है। प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए दिल्ली की हवा को धुएं और ग्रे रंग के आवरण में लिपटा हुआ बताया। उन्होंने लिखा कि पहले वायनाड और फिर बिहार के बछवाड़ा से दिल्ली की हवा में लौटना वाकई परेशान करने वाला है। प्रियंका गांधी ने कहा कि अब समय आ गया है कि राजनीति से ऊपर उठकर इस समस्या का समाधान निकाला जाए। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार दोनों से तुरंत मिलकर प्रभावी कदम उठाने की अपील की। प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि इस जहरीली हवा का सबसे अधिक असर बुजुर्गों पर, बच्चों पर और पहले से जो सांस की समस्याओं से जूझ रहे हैं ऐसे लोगों पर पड़ रहा है। उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया कि इस हवा में हम सभी सांस ले रहे हैं, लेकिन मिलकर काम करना जरूरी है। अब बात करते हैं कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता की। 39 मॉनिटरिंग सेंटर्स के औसत के मुताबिक AQI 303 दर्ज किया गया, जो कि बेहद खराब है। वजीरपुर और आनंद विहार जैसे इलाकों में AQI गंभीर श्रेणी तक पहुंच गया है। प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार क्लाउड सीडिंग की कोशिश कर रही है ताकि कृत्रिम बारिश करवाई जा सके, लेकिन पिछले हफ्ते बादलों में पर्याप्त नमी नहीं होने के कारण 2 प्रयास तो असफल रहे। तो सवाल यह है कि क्या राजनीति से ऊपर उठकर सच में ठोस कदम उठाए जाएंगे या फिर नहीं। खबर प्रधान शो में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।